अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं वक्तन ब वक्तन। और इस वक्त अगर आप देखें तो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी की ख़बरें भी सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को मियाँ साहब जो हैं वो वतन वापस पहुँच जाएंगे। ये आज जो इजलास हुआ है उसमें इस डेट पर इत्तफाक हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर मियाँ साहब वापस आते हैं तो पहली बात तो ये होगी कि सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली आ सकती है और ख़ुद मियाँ साहब अगर वापस आते हैं तो उनको कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना होगा, जैसे उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी चल रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत को मुलाकात से मुतल्लिक जो जवाबी ख़त है वो भी लिख चुका है। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ बहस भी हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सदर के साथ लड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी नुक्ता उठाया जा रहा है कि हुकूमत ने जो आइन है उसमें तरमीम तो नहीं की थी बल्कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। तो क्या इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो सदर हैं उनका किरदार ख़त्म हो गया है? क्या वो मुदाखलत इन मामलात में नहीं कर सकते? फिर इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को भी मुशावरत के लिए बुलाया कि तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके जो इंतखाबात से मुतल्लिक जो तारीख हो उसका कोई हतमी फैसला किया जा सके। उसमें हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त को तलब कर रखा है। तो अगर दूसरी जानिब हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस का मामला भी है और ये तवक्को की जा रही थी कि आज शायद फैसला आए, लेकिन फैसला नहीं आ सका। ये तमाम इशूज़ हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान सेनेटर इरफान साहब मौजूद हैं और कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त सबसे पहला सवाल तो आपके सामने यही रखेंगे कि जो ताज़ा खबर सामने आ रही है कि मियाँ साहब 15 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। हमने देखा कि पहले अक्टूबर की तारीख आई थी गुज़िश्ता साल, फिर नवंबर दिसंबर की, लेकिन आज अक्टूबर की एक तारीख सामने आ रही है। क्या पाकिस्तान में जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है उसको आगाह किया गया है मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, या आपके इल्म में है सर? जी बहुत शुक्रिया गौरमानी साहब। जैसा कि आपने कहा कि ताज़ा ख़बर ये आई है, तो जब भी मियाँ साहब की वापसी की ख़बर आती है तो वो ताज़ा होती है, फिर कुछ दिनों बाद वो बासी हो जाती है, फिर एक और ताज़ा ख़बर आ जाती है। तो आज जो ताज़ा तरीन ख़बर का आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने भी देखी है। मैं उसकी तस्दीक और तरदीद की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, और दूसरा ये कि इस मीटिंग के बाद कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं हुआ जिसमें ये कहा गया हो कि मियाँ साहब की आमद की तारीख़ का तयन कर लिया गया है। मेरा ख़्याल ये है कि जब भी तयन होगा और वाज़ेह एक डेट तय कर ली जाएगी तो उनकी वापसी का पूरा प्लान पार्टी को दिया जाएगा, पार्टी वर्कर्स को दिया जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को दिया जाएगा। उसमें कोई पुरअसरारियत नहीं होगी, कोई मेरा ख्याल है ढकी छुपी बात नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मैंने भी ये कहा था और अक्सर बेशतर ये समझा भी जा रहा था कि वो सितंबर में वापस आ जाएंगे, सितंबर के अवाखिर में, और अगर सितंबर के अवाखिर नहीं है तो शायद ये अक्टूबर में चला जाए मामला, लेकिन उनकी वापसी होनी है। ये जो हम तकरार के साथ और तवातुर के साथ और तसलसल के साथ एक बात कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने कभी इन कॉन्सिक्वेंसेस की ज़्यादा परवाह नहीं की है। वो तो जब सज़ा हो गई थी तो बेटी का हाथ पकड़ के आ गए थे और सीधे जेल चले गए थे। अब पुलों के नीचे से बड़ा पानी गुजर चुका है, बड़ी शहादतें आ चुकी हैं, बड़ी गवाहियाँ आ चुकी हैं, दस्तों पा जो हैं वो बोलना शुरू हो गए हैं कि ये सज़ाएँ कैसे हुई थी। इसके बावजूद वो आएंगे और जो कोर्ट्स का प्रोसीजर है उससे गुजरेंगे। लेकिन इरफान साहब, ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा चीफ जस्टिस की वजह से वो वापस नहीं आ रहे, या शायद इसीलिए अक्टूबर का भी तयन किया जा रहा है कि तारीख ऐसी रखी जाए, तो आपको अभी भी लगता है कि अदालतें जो हैं वो शायद मियाँ साहब को वहाँ से इंसाफ ना मिल सके? मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? हमने तो देखें किसी अदालत का बाइकाट भी नहीं किया। साकिब निसार साहब को भी भुगता, खोसा साहब को भुगता, अजमत सईद साहब को भुगता, सबको भुगता, किसी का बाइकाट नहीं किया, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज किया, आवाज़ हमने बुलंद की। और आज भी हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो आप सबको नज़र आ रहा है ना। मैंने कल एक ट्वीट में कहा था कि कम अज़ कम मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना कि एक केस जो हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत हो और अभी उसका फ़ैसला होना बाकी हो, उस फैसला होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच
बैठ जाए और दूरबीनें लगा के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देखने लगे कि उधर से क्या फ़ैसला आता है, ताकि हम फौरी तौर पे उसके मुताबिक एक्शन ले। ऐसा हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ। फिर दूसरी बात ये हुई है कि उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट थी उसका फ़ैसला उनके सामने नहीं है, ना वो मुकदमा है उनके सामने, ना वो जजमेंट पे वो कोई बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर भी तबसरा कर दिया उसके। तो जब हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात मामला है, हमारे बारे में तो ऐसा नहीं होता था ना, तो अब ये जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें बजा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर सबसे बड़ी अदालत से हमें इस तरह का तासुर मिलेगा कि एक शख्स के लिए वो सारी हदें आइन की, कानून की, अखलाकियात की फलांग सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो बरकरार रहेंगे। हर पाकिस्तानी के तहफ़्फ़ुज़ात है। ख़ुद बार काउंसिल्स ने ये इशू उठाया है, वकला ने ये इशू उठाया है कि किस कानून के तहत आप अभी अपील हुई नहीं, उसकी समाअत अभी जारी है, उसका फ़ैसला आया नहीं, और आप अपील के ऊपर अपील लेके बैठ गए। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे हमारे कान खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इरफान साहब, लेकिन इसी के साथ साथ आप अगर देखें तो पीपल्स पार्टी जैसे ही हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई, मुद्दत आपने पूरी की, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू किया कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। आज इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून ने भी यही मौक़िफ़ रखा है कि 90 रोज़ के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। तो आप नहीं समझते कि जब मरदमशुमारी की आपने मंजूरी दी तो उसके बाद आइनी एक तकाजा था कि हल्का बंदियाँ होंगी और 90 रोज़ में मुमकिन नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, वो अचानक ये मौक़िफ़ क्यों अख्तियार कर रही है? देखिए, ये मौक़िफ़ तो चूँकि आइन का एक तकाज़ा है ना, आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लिहाजा जो भी जमात होगी वो आप इस आइनी मौक़िफ़ से और आइनी तकाज़े से इन्हिराफ नहीं करेगी, उसे यही कहना है। लेकिन उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं। आपने CCI के इजलास में ये कह दिया जी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक, और ये भी आइन का तकाज़ा है, 90 डेज़ जिस तरह तकाज़ा है, ये भी तकाज़ा है कि जब मरदमशुमारी हो जाए, नई हल्का बंदियाँ नागुज़ीर हो जाएं, तो उनके मुताबिक इलेक्शन होंगे। ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को एक आइनी दायरे के अंदर रह के यही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल मुश्किलात भी जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए। हमें कोई आइडियलिज़म की गुंजाइश नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, ना हमारे यहाँ कभी मिसाली जमहूरियत रही है, ना मिसाली आइन का एहतराम रहा है, ना मिसाली हमारे यहाँ पार्लियामेंट्स रही हैं, ना मिसाली अदालतें रही हैं, ना मिसाली इदारे रहे हैं। तो हमें एक ख़ास इम्तहान और आजमाइश की घड़ी के अंदर इस तरह की मिसालियत पसंदी के बजाय हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहिए, और उसमें अगर अच्छे इंतखाबात के लिए 1 या 2 माह की या 3 माह की ताख़ीर हो जाती है, तो बजाय इसके कि नाक़स इंतखाबात हो जाएं, उससे बेहतर है कि जिस तरह आप देखते हैं कि हम मोटरवे पे जाते हैं तो कहते हैं जी कि ताख़ीर से पहुंचना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जल्दी पहुंचने की काविश में कहीं और पहुंच जाएं। जी हाँ, लेकिन तो मैं समझता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में करवाएं, तो यही बात तो फिर आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं, तो फिर आप नहीं समझते कि आप हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई और अलवी साहब, आप तीनों सेम पेज पर हैं? आरिफ अलवी साहब का पेज कहाँ पे है और वो सेम पेज कहाँ खुलता है और कहाँ बंद होता है, उसको आप मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आरिफ अलवी साहब का ना आइन से कोई ताल्लुक़ है, ना आइन के जो तकाज़े हैं उनका। जब PTI के दौर में 45 कानून एक दिन के अंदर, चंद मिनटों के अंदर पास हो गए, तो उन्होंने 45 पे ठप्पा लगाया और वापस कर दिए और सब मंजूर हो गए। 77 आर्डीनेंस गुरमानी साहब इन्होंने जारी किए, 77, जो 76 साल तारीख का रिकॉर्ड है। लिहाजा उनके नज़दीक आइन, कानून, पार्लिमान, ये वो अगर 90 दिन की बात कर रहे हैं तो अपना पॉलिटिकल रेटरिक एक दे रहे हैं, अपनी जमात का जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। आइन पसंदी उसके अंदर या कानून पसंदी उसके अंदर कोई दखल नहीं रखती। तो इरफान साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर साहब को जवाब दिया गया है वो मुनासिब है, उनका कोई किरदार नहीं है अब इलेक्शन में मुदाखलत, इन मामलात में मुदाखलत करने का? देखिए, मैं तो मेरा ख्याल है कि आइन और कानून जो समझने वाले लोग हैं, माहिरीन हैं, उनकी 2 राय हैं। वो ये कहते हैं कि आइन के अंदर जो क्लास है 58 है या 48 है,
वो एक ख़ास कैफियत की तर्जुमानी करती है कि जब सदर ममलकत असम्बली तोड़ेंगे, यानी जब किसी को एतमाद पहले तो 58-2 भी थी ना, अब ये है कि जब कोई मेंबर एतमाद हासिल नहीं कर सकेगा और उन्हें असम्बली तोड़ना पड़ेगी, तो उस सूरत में वो तारीख देंगे। एक इंटरप्रिटेशन ये है। और अगर वज़ीर आज़म उन्हें कहता है तो फिर इसका मतलब है कि बुनियादी मर्ज़ी वज़ीर आज़म की थी जिसकी तौसीक उन्होंने की है, उस सूरत में ये इख्तियार उनका सल्ब हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब को थोड़ा सा तहम्मुल भी करना चाहिए। वो आए रोज़ कोई न कोई ख़त लिख देते हैं। आपको याद है कि अभी कई दिन पड़े हुए थे निगरान वज़ीर आज़म के, तो उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी ये ख़त लिख दिया कि जल्दी करो जल्दी करो, हालांकि उनके पास अभी आईनी मुद्दत पड़ी हुई थी। अब भी 90 डेज़ बहुत दूर पड़े हैं और उन्होंने ख़त व किताबत शुरू कर दी है। और जहाँ ख़त व किताबत करनी चाहिए वो बिल जो है वो दराज में रख के बैठ जाते हैं। वो नहीं बताते पार्लियामेंट को कि मुझे इस पर ये एतराज़ है। अब 90 डेज़ की क्लास उन्हें याद है, वो आइन के हवाले भी दे रहे हैं, वो हमें भी खतूत लिख रहे हैं। लेकिन आप ये भी बताएं ना कि आपने किस शिक के तहत वो बिल जो हैं वो बग़ैर दस्तखतों के आर्डर किया कि वापस करो। आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। इन चीज़ों का जवाब नहीं देते। ठीक है इरफान साहब, अगर इजाज़त दें तो सर यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इरफान सिद्दीकी साहब, इस वक्त जो हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, अब अगर सदर साहब ख़त लिख रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि इंतखाबात हों, पीपल्स पार्टी, दो बड़ी जमातें चाह रही हैं कि इंतखाबात हों, सदर साहब भी ख़त लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुलाकात से अगर इनकार कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला फिर आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, मामला सदर साहब के ख़त से ना बढ़ेगा और ना रुकेगा। अगर इंतखाबात होने हैं, जब भी होने हैं, वो सदर साहब उनको अर्ली भी नहीं कर सकते, उनका इल्तवा भी नहीं कर सकते। सदर साहब जो ख़त व किताबत कर रहे हैं उसके मकासद जो हैं वो इंतखाबात से अलावा उनके कुछ सियासी अहदाफ व मकासद हैं और वो लहू गर्म रखने का एक बहाना उनको चाहिए, सो वो कर रहे हैं। इंतखाबात इंशाअल्लाह होने हैं। देखिए, मार्च के अंदर हमारी आधी सेनेट फारिग हो रही है, नए सेनेटर्स आने हैं। 9 सितंबर को ख़ुद सदर ममलकत का ओहदा खाली हो रहा है, नए सदर ममलकत का इंतखाब होना है। तो ये चीज़ें अगर नहीं होती हैं वक्त पे तो बहरान गहरा हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि इंतखाबात के अंदर कोई गैर मामूली इल्तवा होगा। अगर होगा भी हल्का बंदियों की वजह से तो वो नामिनल सा होगा। और मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में बहरहाल अगर 90 डेज़ की हम मुद्दत नहीं पूरी कर सकते बावजूद और एक आईनी तकाज़े की वजह से नहीं कर सकते, तो भी ये इंतखाबात बहुत देर से नहीं होंगे, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। और उसमें सदर साहब का किरदार जो है वो उन्हें जल्द करने में या उनमें देर करने में कोई मानी नहीं रखता। वैसे इरफान साहब, आपको खदशा है कि सदर साहब अपनी तरफ से कोई तारीख का ऐलान कर सकते हैं? माजी में जैसे आपने हवाला दिया कि उन्होंने ऑर्डिनेंस हो गए या जो बिल्स वापस किए, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, तो आपको कोई खदशा है कि सदर साहब अपनी तरफ से कोई डेट का ऐलान कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं? देखिए, मुझे खदशा नहीं है, मुझे यकीन है कि वो इस तरह की कोई बात करेंगे, इसलिए कि अब उनकी जो सियासी जमात है जिससे उनकी अटल वाबस्तगी है और उस वाबस्तगी के नाते उस पार्टी की आवाज़ किसी न किसी तरीके से उठाने के लिए कोई फोरम बाकी नहीं रह गया सिवाय ऐवान सदर के। तो वो हक अदा कर रहे हैं अपना, वो करते रहना चाहिए और वो तारीख शायद दे भी देंगे और उन्हें पता भी होगा कि मेरे तारीख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंतखाबात से कहीं ज़्यादा उन्हें एक तरह का तमाशा चाहिए जो ऐवान सदर में लगा रहे, लिहाजा वो करते रहेंगे और उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो तारीख दे देंगे, बिल्कुल, मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है। लेकिन सर, फिर आप पर तनकीद तो होगी ना कि एक आईनी ओहदा है, सदर ने तारीख दी, आपने उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया, फिर मुस्तकबिल में आपके ऊपर सवालात तो उठेंगे, तनकीद तो होगी। देखिए ना, मुस्तकबिल को छोड़ें, माजी में मुझे नहीं मालूम कि सदर ममलकत ने कहीं तारीख दी हो और उस तारीख के मुताबिक इलेक्शन हुए हों। हमारे यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल सदूर रहे हैं, जरदारी साहब रहे हैं, रफ़ीक तारड़ रहे हैं, ममनून साहब रहे हैं, फ़ारूक लगारी रहे हैं, इन सब का फजल इलाही चौधरी रहे हैं, इन सब का किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ था, लेकिन इन्होंने कहीं अखाड़ा नहीं बनाया, ओवरलैप करते रहे। जरदारी साहब का एक वक्त था कि नीचे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे, लेकिन उन्होंने कानून तो नहीं रोके, उन्होंने कोई उसमें इस तरह की मेरा ख्याल है सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया
कि हुकूमत को मफलूज कर दिया जाए। इसी तरह लगारी साहब थे, लगारी साहब के साथ भी एक वक्त गुजारा नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने और तो और एक वक्त गुजारा परवेज़ मुशर्रफ ने भी, जब वो सदर थे, और हमारे गिलानी साहब जो थे वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्होंने गिलानी साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा नहीं की। जो काम ये कर रहे हैं अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से, वो माजी के किसी सियासी सदर ने नहीं किया, गैर सियासी ने भी शायद नहीं किया। तो ये ठीक है, अपने अपने अगर मनसब को या अपने ऐवान सदर के वक़ार को कम करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे मेरा ख्याल नहीं है कि हालात व वाक़यात की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी। वो जो मुनासिब समझते हैं करते रहें। लेकिन इरफान साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आपको याद होगा कि रिव्यू से मुतल्लिक एक कानून था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अब ये कानून आने के बाद ये कहा जा रहा था कि मियाँ साहब वापस आएंगे, रिव्यू फाइल करेंगे, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे, और अगले वज़ीर आज़म नून लीग ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं। लेकिन अब वो कानून जो है वो स्टैंड नहीं करता, कलअदम करार दिया जा चुका है। तो फिर मियाँ साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या वो बाज़ाब्ता सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे वतन वापस आके, या क्या आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पार्लियामेंट एक और कानून मंजूर कर चुकी है कि नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये कानून फील्ड के अंदर मौजूद है। ये कानून चैलेंज भी नहीं हुआ, इस कानून को कलअदम भी नहीं ठहराया गया। इस कानून के होते हुए उनकी ताहयात वाली शिक तो ख़त्म मादूम हो चुकी है ना, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बाकी जो उनकी सज़ाएँ हैं, कहीं अपील में हैं, कहीं किसी जगह हैं, तो वो उसमें से गुजरेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि जितना जुल्म और जितना सितम और जितनी ज़्यादती और जितने नारवा सलूक एक साबिक़ वज़ीर आज़म से करके पाकिस्तान को इस हाल तक हमने पहुँचा दिया, अब मज़ीद उसे किसी आजमाइश में डालेंगे तो वो शायद वो आजमाइश तो सह लेगा, लेकिन ये पाकिस्तान शायद इस तरह की मज़ीद मुहिम जुई बर्दाश्त न कर सके। लेकिन सर, एक और साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में हैं। अब आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि आप उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको सहूलियात फ़राहम नहीं की जा रही। जैसे माजी में आप शिकायत करते थे, अब वो तहरीक इंसाफ कर रही है, उनके वकला कर रहे हैं। नहीं, हमने तो कभी नहीं की। मुझे मालूम है जब मैं मियाँ साहब के साथ आया था और मरियम साथ थी और दोनों को जेल डाल दिया गया, और 10 दिन बाद मैं मियाँ साहब से मिलने गया अडयाला जेल, तो मैंने कहा जी बताएं फिर क्या हुआ था। कहने लगे हुआ क्या था, बस आए हैं अडयाला जेल में, एक कोठरी खोली है उन्होंने, छोटी सी खोली खोली है, तो मैं अंदर गया हूँ तो नीचे एक फटा हुआ कंबल पड़ा था, मैं उस पर लेट गया और सो गया। हमने मियाँ साहब ने तो कभी नहीं बताया ये, और मियाँ साहब के साथ और भी जो कुछ होता रहा वो भी कभी नहीं बताया। ये रोना धोना उनका काम नहीं है। वो तो 1.5-2 महीने एक ऐसी जगह भी रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं था कि वो जिंदा हैं नहीं हैं, किस गोशे में पड़े हैं, किस तहखाने में पड़े हैं। उन्होंने तो कभी कोई हरफ शिकायत ज़ुबान पे नहीं लाए। मरियम ने कभी कोई गिला नहीं किया। मरियम एक छोटा सा प्रोसीजर करा के आई थी, मुझे मालूम था, लंदन से, और उनकी जो नेक है उसमें शदीद तकलीफ़ थी। वो जब ज़मीन पे लेटी या उनको एक खुदरी सी चारपाई दी तो उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे तकिया दे दे, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा जी नहीं, तकिए की गुंजाइश ही नहीं है। ये कहानी मरियम ने तो नहीं कभी बयान की। लिहाजा ये रोना धोना छोड़ दें, जेलें बर्दाश्त करें, बहादुर बने। पहले वो गिरफ्तारी से भागते रहे, मुकदमों से भागते रहे, अब जेल गए हैं तो नित नई कहानियाँ आ रही हैं। जेल ऐसे ही होते हैं, जेल ऐसे ही होते हैं। जिनको उन्होंने जेल में डाला था उन्होंने भी ऐसे, इनको तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं बुलाया कभी नवाज शरीफ के बारे में कि जी बताओ इसके साथ क्या सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई गया भी नहीं है जी कि इसके सलूक का जायजा ले। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पूछ लिया है। तो वो तो लाड प्यार वाले आदमी हैं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होगा जैसा हमारे साथ होता रहा है। चलें, इरफान सिद्दीकी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोता साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोता साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उनसे बातचीत करेंगे। तोशाखाना का केस, आपको याद होगा कि ये तवक्को की जा रही थी, जैसे हमने शुरू में ही जिक्र किया कि शायद फ़ैसला आ जाए, लेकिन कल भी समाअत जो है वो मुलतवी की गई और आज भी उस पर फैसला नहीं हो सका। तो हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपने टाइम निकाला। लेकिन इस वक्त ये तो जैसे मैंने जिक्र किया कि तवक्को की जा रही थी कल भी कि फ़ैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी रिमार्क्स आ रहे थे कि हाई कोर्ट जो है वो फैसला आ जाए तो फिर हम उसको टेकअप करेंगे। आपकी नज़र में ये ताख़ीर की वजह क्या बनी है?
देखिए मेरी नज़र में तो पहले दिन से जो केस चल रहा है वो केस चलने के काबिल ही नहीं था। पहले दिन से जो केस ट्राई किया जा रहा है, ट्रायल हो रहा है, वो केस उसके अंदर पहले जुरिस्डिक्शन का मामला पेंडिंग था जिसको डिसाइड करना ज़रूरी था, ठीक है, जो कि पहले दिन से सीरियस ही नहीं किया गया, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में गए। मेंटेनेबिलिटी की दरख्वास्त के ऊपर फैसला हो जाता है और 3 महीने ये दरख्वास्त यूं ही लटकी रहती है। जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हम अप्रोच करते हैं कि जनाब आप मामले के अंदर कुछ गौर फरमाएं, ये डिसाइड ही नहीं कर रहे। एक तो हमने दरख्वास्त दी है कि ये हमारे केस ना सुने चीफ साहब, दूसरा हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि आपने एक दरख्वास्त जो है वो डिसाइड कर दी, दूसरी भी डिसाइड कर दें। जब हमने नीचे वाला भी ऑर्डर दोबारा मेंटेनेबिलिटी वाला जो है चैलेंज किया है वो भी सेम पेंडिंग है, ठीक है। तो वहाँ से जब डायरेक्शन आई तो वो केस जो है डिसाइड हुए और नीचे भिजवाया गया। नीचे भेजते हैं तो नीचे हुमायूं दिलावर साहब जो 2 दफ़ा पहले उसी दरख्वास्त के ऊपर जो है डिसाइड उन्होंने किया और हमारी दरख्वास्तें बगैर सुने, बगैर मौका दिए खारिज कर दी। तीसरी दफ़ा भी वही करते हैं कि जुरिस्डिक्शन वाला मामला भी नहीं हमसे उसमें आर्गूमेंट्स लिए जाते, और जो दूसरा समन के हवाले से हमने की हुई है दीगर और दरख्वास्तें थी, बल्कि हमने एक दरख्वास्त दी थी कि आप केस भी ना सुने, ठीक है, तो वो भी दरख्वास्त उन्होंने खारिज उससे पहले कर दी थी। तो बेसिकली तो पूरे केस के अंदर इंसाफ नहीं दिया गया। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी वाज़ह रिमार्क्स में भी आई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो साथ ही एक दूसरे ग्रुप की तरफ से ट्वीट्स भी आने शुरू हो गए, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी शुरू हो गया कि ये जो बंदयाल साहब हैं ये इंसाफ नहीं कर रहे, और फौरन रिएक्शन आया। नहीं सर, लेकिन वो ये भी दूसरी तरफ आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी जो रिमार्क्स दिए कल और आज कि जो नीचे फैसला दिया गया वो वाकई जल्दी में दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरे जो रिमार्क्स थे आज के कि हम हुमायूं दिलावर साहब वाली गलतियां वो नहीं दोबारा करना चाहते। वो इन्होंने क्यों बात की, वो ये कह रहे थे कि वो उसने उजलत में वाकई दिया, तो लिहाजा हम मौका इनको देंगे, इनको सुनेंगे तो हम डिसाइड करेंगे। अब इसके अंदर जो सुनने वाली बात थी या चलाने वाली बात थी, जब पहले दिन हम गए हाई कोर्ट में, हमने कहा कि ये सस्पेंशन और ये अपील सर शफकत फरमाएं और इसके ऊपर जो है बहस सुने। उन्होंने पहले दिन ही 2 हफ्ते की जो है लेट जो डेट दे दी और उन्होंने नोटिस किए कि जनाब रिकॉर्ड आएगा, ये आएगा, वो नहीं। लेकिन एक केस चल रहा है, आपके मुखालफिन तनकीद तो ये भी कर रहे हैं ना कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स आ रहे हैं कि बस फैसला हो जाए तो हम टेकअप करेंगे। तो मैं उस पर भी आता हूँ जी। अच्छा, ये क्या हुआ जी कि इन्होंने पहले 2 हफ्ते की डेट दी, अगली डेट के ऊपर वकील साहब कहते हैं जी कि मेरी तैयारी नहीं। वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो प्रॉपर जिन्होंने केस लड़ा है जी, तो जो इसने लड़ा है 5 तारीख को फैसला हुआ है, वो भूल गए हैं सारी बातें, वो सारी फाइलें गायब हो गई हैं। रिकॉर्ड की हद तक तो रिकॉर्ड तो आ जाते हैं, हमारे पास आया वो भी ले सकते थे और तैयारी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ बहाना था इस केस को लटकाने का कि खान साहब अंदर रहें। दूसरा, आज जब पेश हुए हैं तो आज उन्होंने कह दिया कि हम बीमार हैं, तो बीमारी की वजह से जनाब डेट दी। अब मंडे के लिए इसको एडजर्न कर दिया गया है। मंडे के लिए इंसाफ ये कहता है कि जब कोई बंदा भी वो कैद होगा, गिरफ्तार होगा, ठीक है जी, कानून ये कहता है कि वो लीगली आपने देखना है, किसी को गैर कानूनी तौर पर एक लम्हे के लिए भी नहीं रख सकते। अगर फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद डिसाइड होता है कि फौरन जी 1 दिन भी इन्हें नहीं रखा जा सकता था, ऑर्डर भी गलत था, उसके अंदर जो जजमेंट थी वो भी गलत थी, इनकी बेल हो जानी चाहिए थी। आपको क्या नजर आ रहा है कि मंडे को फैसला हो जाएगा? किस मरहले पर है कि ये केस के अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल उसी दिन मुकम्मल होंगे या आपको अभी भी खदशा है कि कोई टाइम लिया जाएगा उनकी जानिब से? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है होना चाहिए, दलाइल बिल्कुल देने चाहिए। जो स्पीड नीचे दिखाएगी ट्रायल कोर्ट में, छुट्टियों के अंदर भी, इतवार वाले दिन को तो छोड़कर हफ्ता, जुम्मे के बाद जब छुट्टी हो जाती है कोर्ट से तब भी केस चलता रहा। और कल जब हम पेश हुए परसों जो है वो छुट्टी के बाद तो नहीं समाअत हुई, ठीक है। वैसे तो चीफ साहब 8-9 बजे तक, सुप्रीम कोर्ट वाले भी चीफ साहब कह रहे थे कि हम बैठते हैं, कल तो नहीं टेकअप हुआ। 12 बजे खान साहब को वजीर आजम के ओहदे से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं उनकी, अगर बेगुनाही के हवाले से दरख्वास्त चल रही है हमारी कि उनका कसूर नहीं है और फैसला गलत है, तो उसके ऊपर समाअत होनी भी चाहिए थी और फैसला भी होना चाहिए था। दूसरी बात ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है। हम एक दरख्वास्त लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा जी। आमिर फारूक साहब से हमारे केसेस सारे ट्रांसफ़र किए जाएं और हमारे केसेस
अगर वो ट्रांसफ़र नहीं किए, साथ हमने ये दरख्वास्त दी कि ये केसेस सिर्फ इधर ट्रांसफ़र नहीं किए जाएँ, हम ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सारे हमारे केसेस ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि चीफ साहब के पास जाती है फाइल, वो अपने पास रख लेते हैं। हमने दरख्वास्त दी, आप हमारा केस ना सुने, वो फिर भी हमारा केस सुन रहे हैं और हमारी दरख्वास्त भी हमें सुने बगैर खारिज कर देते हैं, जो ट्रांसफ़र वाली थी। तो उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट को हम ये इस्तदा करते हैं कि ये मामला पेंडिंग है वहाँ पर, और कुछ दरखास्तें बेसिकली हमारी थी, कुछ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने जो ऑर्डर आया था उसको हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर हम ये कहते हैं कि ये सजा भी होगी, गवाहों के हवाले से भी मामला पेंडिंग था, हाई कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया, नीचे वाले ट्रायल कोर्ट ने। तो जब सारा केस पढ़कर सुनाया जाता है उन्हें समझ आती है कि वाकई ये तो हुआ है, जैसे कि आमर फारूक साहब भी कह रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी हद तक हम डिसाइड नहीं करते, क्योंकि ये मामला आपने जो ऑर्डर जजमेंट जिसके अंदर वो गिरफ्तार हैं, जिसके अंदर उन्हें सजा हुई है, वो आपने चैलेंज कर रखा है, तो लिहाजा बेहतर है कि वो फैसला कर लें। लेकिन आज एक मेरा ख्याल है दरख्वास्त भी कोई दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जो सेहत है उसके हवाले से, बुशरा साहिबा की तरफ से। आपको भी बतौर उनके वकील कोई खदशात हैं उनकी सेहत के हवाले से? देखिए जी, गुजारा ये है कि एक तो खान साहब, जब मेरी मुलाकात हुई पहली, बड़े वो एक खिलाड़ी आदमी है, हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले, हौसले वाले, गर्मी हो सर्दी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वहाँ पर उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है वो कानून के मुताबिक इजाज़त नहीं है, कानून के मुताबिक उनके साथ होना चाहिए था। मिसाल के तौर पर अगर कैमरा वहाँ पर लगाया गया है तो जेल मैनुअल भी नहीं कहता और कोई आइन का कोई आर्टिकल भी नहीं कहता कि किसी की प्राइवेसी के ऊपर आप जो है वो हमला करें। कैमरा लगा हुआ है जी, कैमरा लगा हुआ है। सेशन जज साहब की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब नहीं कह रहे, ये उनकी वाइफ नहीं कह रही, या उनके घर का कोई और फर्द नहीं कह रहा, ये सेशन जज जो कि एक न्यूट्रल आदमी है, गवर्नमेंट का एक सर्वेंट है, वो कह रहा है कि जनाब वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और ये वहाँ पर पोजीशन है। जो हम खदशात कह रहे थे वो सारे उसने उसमें बयान किए। अभी तक खान साहब से मुकम्मल एक्सेस नहीं है लॉयर्स की, जो उनके लीडिंग काउंसिल हैं। आप बताएं कि खोसा साहब तो मिले हैं, वो भी रिक्वेस्ट करके कि जनाब हमारी मुलाकात करवा दी जाए। चीफ साहब ने जब देखा कि इनकी दरख्वास्त तो डिसाइड कर नहीं रहे तो चलो थोड़ी सी इन्हें ये दाद रसी दे दी जाए, तो वो हमें मुलाकात की इजाज़त हुई। जेल मैनुअल के मुताबिक पहले दिन से सुपरिटेंडेंट साहब, जेल इंतज़ामिया हमारे साथ ट्रीट ही नहीं उन्होंने किया। उन्होंने पहले दिन से ही हमारे साथ जो है खान साहब के साथ वो जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं देखा। 6 लोग जो एक हफ्ते के अंदर 6 मुलाकातें जो हैं वो हो सकती हैं और एक टाइम पे 6 लोग मिल सकते हैं। तो क्या आपने देखा है कि 6 लोग गए हों और मिले हों? लेकिन जो क्लास आप मांग रहे हैं बतौर जो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम थी, ये मशवरा उन्होंने दिया था या उन्होंने खुद कहा है कि ये क्लास जो है वो चाहिए? क्योंकि माजी में आपको याद होगा कि वो खुद बयानात देते थे कि तमाम कैदियों के लिए जेल एक जैसी होनी चाहिए, सहूलियात एक होनी चाहिए। देखें, बात यहाँ पर सहूलियात की नहीं रह गई, अब बात इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि जो उनकी प्राइवेसी के ऊपर और जो अनह्यूमन तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है वो गलत है, वो कानून इजाज़त नहीं देता। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे किसी अच्छी क्लास में लेके जाओ या मैं बाहर सैर करना चाहता हूँ या मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, मुझे ये निकालो। बात यह है कि आपने किसी को रखना है, देखना है तो कानून के मुताबिक करना है, तो वो उनके साथ नहीं हो रहा। जो हम ये गुजारिश हर जगह पे कर रहे हैं और दरखास्तें दे रहे हैं, खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात हैं उनकी फैमिली के। हम ये नहीं कह रहे कि उनको कोई बकरे दे दें, ठीक है, या हम लेके जाएंगे घर से कढ़ाइयाँ बना के, हम ये कह रहे हैं कि महफूज खाना। बेशक हमारा कोई बंदा वहाँ पे कुक जो है उसकी इजाज़त, लेकिन लीगल टीम को क्या नज़र आ रहा है? हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, ये लीगल टीम को नज़र आ रहा है। जो केस की नोयत है, जो शवाहिद हैं, कितना केस मजबूत है, बतौर वकील आप देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा है कि ये मामला यहीं पर आपको इंसाफ मिल जाएगा या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ से मिलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर केस को मेरिट के ऊपर सुना जाए, जो कि समाअत वहाँ पर हो रही है, हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स हो गए हैं और चीफ साहब खुद मान गए हैं कि जल्दी हुई है और ऑर्डर वाज़िया है कि जिसके अंदर जुरिस्डिक्शन वाला मामला भी नहीं सुना गया और मेंटेनेबिलिटी वाला मामला भी और दीगर मामलात भी नहीं सुने गए और गवाहों को पेश करने के हवाले से इसी हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त पेंडिंग है जो वाज़ह करती है कि जब ये फैसला होगा खान साहब की बेल हाई कोर्ट से ही हो होगा। ठीक है, ठीक है पंजो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, अब देखेंगे वाले दिनों में इस केस के हवाले से भी क्या डेवलपमेंट आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।